ऑप्टिव चलिए, कल मैंने स्ट्रेट लाइन का आपको बेस कंसेप्ट समझाया था पूरा, और डिस्टेंस बिटवीन टू, वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लास्ट फॉर्मूला बताया था। ओके, आज इस शीट के साथ डिस्कशन करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो थ्योरी रिमेनिंग अभी थोड़ी बची है, तो हो सकता है शीट के साथ आ जाए तो आप अलग से लिखते चलिएगा, और नहीं तो मैं शीट के बाद बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, और करने के तरीके को समझिए। कोऑर्डिनेट के लॉजिक्स हैं, अगर कोऑर्डिनेट टाइम लग जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये बड़ा कीवर्ड होता है पूरी कोऑर्डिनेट का। पासिंग थ्रू कितना, -3,8, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये देखो, ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है। इस पर गए तो -12 + 20 ये कर रहा है, और इस पे गए तो ये भी। बस अब क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में कई बार, अभी इसलिए मैंने बोला आज आपको TWPT भी मिली थी, उसका डिस्कशन मैं फ्राइडे को करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट का जितना ज्यादा मैं ऑप्शन के साथ आपको पढ़ाऊंगा उतनी आपको तरीके समझ में आएंगे, ट्रिक समझ में आएंगे, अप्रोच समझ में आएगी। इसलिए वो टेस्ट दिया आज आपको, क्योंकि आज है क्या, वेडनेसडे, कल आप लोगों की क्लास रहेगी, कल 22 का मॉक एनालिसिस होगा। अब जब फ्राइडे क्लास होगी तो आपको स्ट्रेट लाइन की शीट और जो TWPT थी एक बार फिर सॉल्व करना, उसके डाउट बताऊंगा। तो अब आपने देखो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा क्या, अभी नहीं पढ़ा, तो कई सारे क्वेश्चन या कई सारे टाइप ऐसे होते हैं, आप पूरा पढ़ के भी करते हैं पर समझ में आ गई बात, तो कीवर्ड पे अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। एंड कट ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 7, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसकी इंटरसेप्ट फॉर्म में सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना, 7, और जो इन पॉइंट से पास हो रही है। अगर मेथड से जाऊं तो ऐसा जाऊंगा, यही करूंगा ना, कि -3 बाय बोलो कितना, a प्लस y अपॉन 8 इक्वल, सॉरी x -3 अपॉन से लिख रहा था, a प्लस 8 अपॉन b इक्वल टू 1, तो -3b प्लस 8 है इक्वल टू बोलो ab। यहां से a और b की वैल्यू उठा के लाइए और पुट कर दीजिए। अब आप सोच लीजिए, अगर मैं मेथड से कर रहा हूं तो टाइम लग गया कि नहीं, क्योंकि पहले मुझे a और b निकालना होगा। अब आप यहां से a की वैल्यू b के टर्म में या b की वैल्यू a के टर्म में यहां रखोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर a और b निकलेगा। अब दिमाग में आ सकता है कि कहीं से दो ऑप्शन कर रहा है, अभी तो एक ही कर रहा है, तो मेरे पास एक तो पासिंग थ्रू कीवर्ड था, दूसरा था उनकी इंटरसेप्ट का सम 7। तो अगर मैं इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं, ध्यान से समझिएगा, हर चीज बताते हुए चलूंगा, +3y अपॉन 12 इक्वल टू 1, तो x अपॉन कितना, y अपॉन कितना, इसका सम भी कितना हो रहा है 7, इससे भी पता चला। अब 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, पर ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई, तो आपको अगर कभी एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप देखना सेकंड कंडीशन से आप उसको कम कर दोगे, दो ऑप्शन कर रहे हो तो आप है ना थोड़ा अच्छे से समझिएगा स्ट्रेट लाइन को। बिल्कुल मैं आपको अभी से बता रहा हूं, 80% ऑफ टाइम आप क्वेश्चन ऑप्शन से लॉजिक से करेंगे, केवल 20% ऑफ टाइम आपको मेथड पे जाना होता है। ये क्लियर क्वेश्चन? देखिए अब पहले सुन लो क्या, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस देन द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, ऐसी मीडियन जो किससे जा रही हो, ए से। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2,8, पहले तो वही सेटिस्फाई करवाएं, -2,8 रखा, तो -10 -32 नहीं कर रहा, कट, ठीक। इसमें रखा बेटा -10, ये कर रहा है, अभी मैंने टिक नहीं किया, यहां पर आया -10 नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने इसको लगा दिया सी। पूरी कोऑर्डिनेट में तो भरोसे के साथ बोल रहा हूं 80-75% में आपको लॉजिक से सिखाने वाला हूं, यानी कम आने के बाद भी कर लोगे, इसलिए कोऑर्डिनेट कतई नहीं छोड़नी है, करनी है और स्ट्रॉन्ग करना है। समझ में आया? तो आपको छोटे छोटे कीवर्ड पे काम करना पड़ेगा, और वो कीवर्ड पे अंडरलाइन करो। अब अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करता तो ऐसा ये कहना चाहते हैं, ए ये है, बी बेटा ये है, और सी ये है। अब आपको बोला है द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, दिस द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मीडियन मतलब मिड पॉइंट से जा रही हो, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना हुआ, 3/2 है ना। बस ये लाइन की इक्वेशन निकालनी, तो कौन सी फॉर्म से निकालोगे आप खुद देख लो। अगर मैं इतना सब करूंगा तो मेरा 1 मिनट गया ना, वो 1 मिनट अगला क्वेश्चन बढ़ा देगा। क्लियर? पर मेथड साथ में इसलिए बताऊंगा कि आपको समझ में आए डिफरेंस क्या है, किन चीजों पे आपको स्पेस देना है, मार्क करना है, क्या क्या चीजें क्लिक करना चाहिए। अब इसका क्या आंसर नन दिया मैंने, देखना एक बार पूरा निकाल के क्या रहा है, देख लो एक बार। कुछ बच्चे लिख रहे हैं नन, तो हो सकता है नन ऑप्शन है, एक बार कर लो। y -8 इक्वल टू, और ऐसे में कभी गलत हो जाए तो इसका दुख मत बनाओ, ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है दिक्कत की बात। देखो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो नन ऑफ दिस, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभार हो सकता है, इस पर फिर इतनी चिंता नहीं करना। और जब नन आंसर हो तो क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। क्रॉस चेक का एक तरीका ये कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई करना चाहिए था, नहीं निकालना इक्वेशन मत निकालो। अभी सी लगाया, रखो बेटा, ये हो गया 20 + 4 × 3/2, ये कैंसिल 2, 26 आना चाहिए था, नहीं है ना, तो नन इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नहीं, और एक मिस्टेक जो बहुत कॉमनली लोग करते हैं कि मीडियन सर परपेंडिकुलर, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होती, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये कैसी भी जा सकती है, ट्रायंगल ऐसा हुआ, ये कहीं से भी जा सकती है, मिड पॉइंट। तो क्लियर है बात, मीडियन बोलिए, परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलिए, जो बोला है उसी पे काम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस।
अगर एक ऑप्शन नन है, दो रिजेक्ट कर दिया, तो क्रॉस चेक करना चाहो तो कोई नुकसान नहीं है। मान लो नन होता ही नहीं तो आप 100% श्योर, ये आंसर मजबूरी का मारा वाला नहीं है ना, तो क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो, पर ऐसे आंसर गलत होने पे दुख की बात नहीं है, आप कहीं ना कहीं कमा लोगे आगे। डन। तो करेक्ट आंसर इज डी। फाइनल आंसर क्या रहा बताना, सॉल्व करके बताओ मुझे, फाइनल आंसर तो बता दो। हाँ, इक्वल टू, ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही। 13x प्लस 12y इक्वल टू 70। ओके, नेक्स्ट पढ़ो पहले क्या लिखा। इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द लाइन इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम इट। ओके, यानी इस लाइन से कितनी दूर पे हो, तो लाइन पैरेलल ही होगी, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होगा, तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट इसमें वही ऑप्शन में होना चाहिए, ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, ये मजबूरी का मारा है, या ना नहीं ना तो श्योर हो। भाई डिस्टेंस 3 यूनिट कैसे होगा, नॉन पैरेलल लाइन हमेशा क्या करती है, इंटरसेक्ट। 2D की दो नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मुझे कैसे पता चला पैरेलल, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। अगर घर में दो भाई हैं, अगर वो भाई हैं तो लड़ रहे होंगे, वो नहीं तो दूर दूर चल रहे होंगे, पास चलेंगे तो लड़े बिना रह ही नहीं सकते, होता है ना, वैसे ही है, स्ट्रेट लाइन या तो पैरेलल होंगी या लड़ेंगे आपस में। वो बोलते हैं ना घर में, अरे तुम दोनों दूर ही रहा करो हमेशा, पास आएगी लड़ाई चालू, तो वैसा है वो। डन। बाकी कैसे करना है बताता हूं। एक फॉर्मूला वैसे मैंने पहले लिखवाया था, पर आज फिर लिखवा रहा हूं, कल की थ्योरी पे आगे बढ़ाना, थ्योरी को जहां पे मैंने कल छोड़ा उसके आगे जहां जहां बोलूं वहां बढ़ाते चलना। कल मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था कि अगर एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर सब बताया था, वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन, ये आपने पढ़ा था, उसके आगे लिखिए। आप लोग थ्योरी हमेशा अलग जगह पे लिखते चलना, तो कोऑर्डिनेट नहीं तो इसके बिना सीख नहीं पाओगे, अगर पूरी थ्योरी एक बार पढ़ाऊंगा तो क्लिक मतलब मजा नहीं आएगा, कंसेप्ट नहीं बनेगा। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिखवाया था ना फॉर्मूला, फिर लिखवा रहा हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन दी है तो उनके बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा नंबर 1 परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल लाइन में ही होता है। नॉन पैरेलल लाइन चाहे कितनी भी दूर हो पर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो अगर मान लो डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब लाइन क्या है, इंटरसेक्ट, और डिस्टेंस कुछ है तो लाइन पैरेलल है, ये डिफॉल्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और लाइनें जब पैरेलल होती है तो कल मैंने सबसे पहले बताया था कि 10 लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनमें एक ही चीज क्या है, कॉमन है, क्या, सभी के स्लोप सेम होंगे, कांस्टेंट टर्म अलग हो सकते हैं, स्लोप सेम होंगे। और स्लोप के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक्स और, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं या 10 लाइनें पैरेलल हैं या 100 लाइनें पैरेलल हैं तो उनमें दो चीजें सेम होंगी, क्या, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, यस और नो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, इसकी ax प्लस by, एक और होती तो c3 बोल देता, c4 बोल देता। तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, सिंपल, c1 माइनस c2 अपॉन, यानी पैरेलल लाइन का जब भी डिस्टेंस निकालें तो फर्स्ट एक बात ध्यान रखें कि इनके कोफिशिएंट को क्या बना लें, सेम, दिए नहीं होते, सेम बनाना पड़ता है। मतलब लास्ट ईयर की कोऑर्डिनेट से इस बार की कोऑर्डिनेट में मैं एक चेंज लाऊंगा कि आपको पूरा अभी से लॉजिकल बनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे आप 75% क्वेश्चन केवल लॉजिक के बेस पे कर सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ कर लोगे, ये समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इसको बाद में करता हूं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अगर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन बोला आप तो क्या मान के करोगे, पैरेलल, नॉन पैरेलल नहीं तो अपने आप ही वो 0 होने वाला है। तो अब देखो इसका कोफिशिएंट 6 8 है, इसका 3 4 है, दो तरीके, या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें या इसमें 2 का, तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, एलसीएम से बच जाओगे। तो एक लाइन ऐसी ही रहने दो, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, लोग क्या गलती करते हैं बताता हूं, जल्दबाजी में बहुत कॉमन मिस्टेक है, 13 प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 16, सर 18 बाय 5। एक और होशियार होता है, वो 13 प्लस 5 अपॉन इनके कोफिशिएंट ले लेता है, 36 प्लस 64, सर 18 बाय 10। दोनों ही आंसर, एक ए में मिलेगा, एक बी में मिलेगा, अब सी में जो मिलेगा वो सही होगा। तो आप बताओ
अब इन दोनों का डिफरेंस जब ये सेम हो जाए तो 13 माइनस माइनस प्लस अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस, तो 23/10, दिस इज द राइट आंसर। आज स्ट्रेट लाइन अच्छा कमांड आ जाएगा आपका आज की क्लास के बाद। फ्राइडे की क्लास का जो छोटे मोटे डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। डन। तो अब एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो तरीके, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो या 3 का डिवाइड कर दो। मैं हमेशा मल्टीप्लाई बेटर समझता हूं, बाकी जो करना कोई फर्क, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। अब डिस्टेंस बोलो, 15 प्लस 13 अपॉन रूट प्लस जो आ रहा है वो लिख दो आप, तो 28 अपॉन बोलना बेटा 1 1 खत्म। क्लियर और नॉट? वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। 4x minus 2y plus 1 equal to 0, 16x minus 8y minus 17 equal to 0। डन। अब आपने देखो, अब बुद्धि की बात सुनो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 4 आ गया, आपको काम की चीज दिखनी चाहिए, तो 21 अपॉन 256 प्लस 64 कितना, हाँ 320, 4 वगैरह कॉमन निकल जाएगा उसमें से। डन। अब सुनिए, लिखिए क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द लाइंस। ये जो क्वेश्चन है, अब चलो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन, वैसे 2 निकलती है, बताता हूं 2 क्यों निकलती है, पर आपसे बोला है इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइंस x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। नीचे फेंकूं क्या, नहीं ना, आ रहा हूं अभी आपके पास। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम इट। मतलब इस लाइन से, ये जो लाइन दी है, इस लाइन से 3 यूनिट के दूर पर आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, यस और नो, इसलिए वर्ड यूज किया है 1। दो आंसर होते हैं इसके हमेशा, कई बार प्लस माइनस दोनों मिलते हैं। अब आपको ये पता है कि डिस्टेंस 3 है, इक्वेशन बतानी है। अभी तक क्या कर रहे थे आप, इक्वेशन पता थी, ठीक है, पर मुझे ये पता कि इस लाइन के 3 यूनिट दूर पे, 5 यूनिट दूर पे, 10 यूनिट दूर पे जो इक्वेशन होगी, उसकी एक ब्यूटी ये होगी कि ये ऐसी होगी, होगी कि नहीं, यहां जो होगी वो ये होगी, यानी केवल उसका क्या चेंज होगा। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि मुझे x माइनस 2y कहीं दिख रहा है, या उसका मल्टीपल जो नहीं कि x माइनस 2y, और क्या हो सकता था 3x माइनस, ऐसा कोई भी हो सकता था। अब मैंने देखा तो ध्यान दिया, एक ही दिख में दिख रहा था, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं तो मैं बाकी भी करता। आइडियाज क्लियर, ये लॉजिक है। तो अभी ये था, अब अभी पूरा करते हैं क्वेश्चन। तो आप बताओ क्या लिखोगे, डिस्टेंस क्या होता है, c1 माइनस c2 मतलब 1 अपॉन रूट 5, दिस इक्वल टू कितना दिया है 3, तो 3 रूट 5 कितना दिया है, c1 माइनस 1 का मॉड, मॉड हटेगा तो क्या आएगा, तो प्लस माइनस 3 रूट 5 इक्वल टू c माइनस 1। तो c इक्वल टू बोलो 1 प्लस माइनस, तो दो वैल्यू आएंगी, एक 1 प्लस 3 रूट 5 और एक 1 माइनस, देखो लिखा है, बट ये गड़बड़ होगा उसके साथ। तो आपके जो दो आंसर होंगे वो ये होंगे, x माइनस 2y प्लस 1 प्लस 3 रूट 5 x माइनस 2y प्लस। क्लियर बात, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये करना है। तो कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे पता चला पैरेलल, पैरेलल है इसलिए डिस्टेंस है। तो ये 3 दिया हुआ था, और ये कैसे आता है, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से। कई बार इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये हमारे लिए फिलहाल का नया क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे 5 क्वेश्चन आपको यहीं कहीं करवाऊंगा, यही काम आपको करना है। वो 5 क्वेश्चन कहां से लाएंगे, बुक की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं क्या क्या बदलूंगा बता देता हूं। ये 1 हटा रहा हूं, 2 कर रहा हूं, यहां पर ये बदलूंगा और यहां पर ये बदलूंगा। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर रहा हूं, बताइए। यहां 2 कर रहा हूं, यहां पर ये यूनिट बदलूंगा और यहां पर ये बदलूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको ये समझ में नहीं आया अगले क्वेश्चन से समझना। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x -2y की जगह -4y प्लस 3 इक्वल टू 0 एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम इट। क्वेश्चन सेम है, मैंने इक्वेशन और डिस्टेंस दे दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 3x -4y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज कितना? 4 यूनिट। सेम क्वेश्चन है, करिए। एक लाइन दी हुई है 3x -4y, इससे कितनी यूनिट के? 4 यूनिट के डिस्टेंस पर लाइन बतानी है। अप और डाउन दोनों हो सकती हैं। एक बात पक्की होती है, एक लाइन के अबव होती है और एक लाइन के बिलो होती है 100%। अगर वन वर्ड लिखा तो एक बताओगे, नहीं लिखा तो दोनों। अब मुझे ये पहले से पता है, इसके पैरेलल लाइन जो होगी वही होगी। प्लस कितना? C1 की जगह C भी लिख दो चलेगा। अब बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, C -3 अपॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस ये दिया है आपको 4 यूनिट और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो मॉड C -3 इक्वल टू 20। मॉड साइन हटा तो प्लस माइनस, टेकिंग पॉजिटिव साइन 23, टेकिंग नेगेटिव साइन -17। तो एक लाइन हो गई 3x -4y प्लस 23 इक्वल टू 0। एक हो गई 3x -4y। कोई जरूरत है बुक के क्वेश्चन की? नहीं है, आप खुद क्वेश्चन बना सकते हो। कल मैंने आपको एरिया ट्रायंगल के 2 क्वेश्चन लिखवाए थे और बोला था 3 करना है। अभी मैं आपसे आंसर लूंगा, मुझे पता कईयों ने ट्राई नहीं किए, पड़ोसी के बाजू में बैठे हुए, कि आज सर जब बताएंगे तो हम लिख लेंगे। ईमानदारी से हाथ उठाइए कितनों ने नहीं किए, बिल्कुल झूठ मत बोलना। यस, ये है हमारी प्रॉब्लम, यही दिक्कत है। हम मंदिर भी जाते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, पर सुनते ही हैं, कान में पड़े खत्म, उसको उतारते नहीं है। मैंने 2 जान करके लिखे थे, 5 लिख सकता था, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये मानते हुए करोगे, समझ में आ गया आप क्या करना है। यानी आपने अपनी कैलकुलेशन के लिए कोई काम नहीं किया, वो जस्ट फॉर कैलकुलेशन दिया था। आप जो बोलते हो ना स्कोर्स नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप सुनते हो, आप ये कहते हो कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, जी जान से मेहनत कर रहा हूं, पर वो एक्चुअल में मेहनत नहीं कर रहा है। जो जी जान से मेहनत करता है उसको बोलना ही नहीं पड़ता। एक बार बोल दिया मैंने करना है, 2 नहीं 10 करने थे, पर आपने वो 2 भी नहीं किए। ये क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसीलिए मैं अपने पढ़ाने में इतना तेज ला रहा हूं। अगर आज से 15 साल वाला पुराना कोई बच्चा मिल जाए तो बोले सर आप हमारे समय तो इतने कम एग्जाम्पल लेते थे, क्योंकि धीरे धीरे आज की डेट में बच्चों की मेहनत कम हो रही है। बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं मेहनत के नाम पे? मोबाइल पे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके 6-8 घंटे निकल जाते हैं रोज, और उनको पता जब तक चलता है जब तक बहुत देर हो गई होती है, आंखें खराब हो गई होती है, दिमाग खराब हो गया होता है, नींद आ नहीं रही होती है, चिड़चिड़ करना चालू कर देते हो, सब क्वालिटी डेवलप हो चुकी होती है जब तक पता चलता है। तो कोई इलाज नहीं होता आपका। आपके बच्चे भी फिर फ्रस्ट्रेट रहेंगे हमेशा, अगर अभी सुधर जाओ नहीं तो। लिखिए नेक्स्ट, 4x -5y प्लस 11 इक्वल टू 0, डिस्टेंस इज 5 यूनिट। जिन्होंने कर लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इस लाइन के पैरेलल उस लाइन की इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको? इस लाइन के पैरेलल उस लाइन की इक्वेशन बताना जिसका डिस्टेंस कितने यूनिट हो? 5। पूरा खेल किस पर टिका है? सी पर। अगर कंसेप्ट बन गया तो आप बड़ा आराम से कर सकते हो। +-5 इक्वल टू देखो C -11 अपॉन 16 + 25, बस खत्म। +-5 रूट 41 C -11, तो C इक्वल टू बोलो 11। अब देखो मैंने स्टेप कम कर दी, डायग्राम की जरूरत खत्म हो गई, C1 - C2 की जरूरत खत्म हो गई, स्ट्राइक करने लगी चीजें। होता है कि नहीं होता? आप क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपकी स्टेप्स अपने आप कम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन कर लोगे, 6 क्वेश्चन आप ऑप्शन बता दोगे, सी डायरेक्ट बता दोगे, ये भी नहीं लिखोगे। वन मोर क्वेश्चन, डिस्टेंस 7 यूनिट, डिस्टेंस 7 यूनिट करिए। डिस्टेंस 7 यूनिट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं तो 6 और 10 10 +-70 इक्वल टू मॉड, या तो नो 75। आप देखो उसी क्वेश्चन को आप खुद कर रहे हो शॉर्ट। पहले क्वेश्चन में आप नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले उसका अपने अंदर दिमाग में कंसेप्ट बनाना है। दूसरे में मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने चालू हो गई, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। आगे बात समझ में? ये आप, इसलिए मैं कहता हूं एक चीज का जब कोई चीज समझ में आने लगे उसकी प्रैक्टिस करो, ये बात ध्यान रखो। मूव करें अब आगे, चलो आप पढ़ो। इसमें लिखा है द पॉइंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, कोऑर्डिनेट जब भी बनेगी। द पॉइंट -4, 5 इज द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर एंड वन ऑफ इट डायगोनल, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल। अब अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो डायगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में x + 7y तो आएगा ही आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
और इस पॉइंट से पास होगा, रख के देख लो, यस करेक्ट है, तो नन भी नहीं है। मैंने नन देख के अब अपन क्रॉस चेक कर लिया करेंगे। ओके भाई, नन ऑप्शन है तो क्रॉस चेक करने में कोई गलत बात नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, बिना पेन चलाए। अब क्या क्वेश्चन था सुनिए ध्यान से, प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। एक स्क्वायर है जिसका एक डायगोनल की इक्वेशन पता है और एक वर्टेक्स पता है। 7x इसकी इक्वेशन है क्या, यहां लिख देता हूं। आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि सर आपने डायगोनल यहां क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा। भाई अगर यहां लिखता मैं तो इसको क्या करना चाहिए था, मैं पहले वो रख के देखूंगा, नहीं कर रहा है, इसलिए या तो यहां रखूंगा, या कोई बच्चा यहां रख सकता है, कोई यहां रख सकता है, एक ही बात है, कोई एक जगह रखना है, दोनों जगह नहीं। अब आपको आधा डायगोनल की इक्वेशन बताना मतलब ये। अब इस पे सीधा सीधा 8 क्लास 7 क्लास में जो एक थ्योरम पढ़ी कि स्क्वायर के डायगोनल और रेक्टेंगुलर के डायगोनल 90 डिग्री पे होते हैं, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा। और हमने कल ही पढ़ा था कि अगर 7x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना तो इनको इंटरचेंज करना होता है, इक्वल टू लैम्डा। तो मैंने सबसे पहले इसी बात पे नजर दौड़ाई जो एक ही में थी, तो ये दो पहले खत्म हो गए। क्योंकि नन ऑप्शन था तो ऑल्सो पासिंग थ्रू -4 कॉमा रख दिया, तो x प्लस, यस और नो। कोऑर्डिनेट एक्चुअल में टफ नहीं है, सिंपल है, पर कंसेप्ट बनाने तक के लिए दिक्कत होती है। एक बार स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बन जाएंगे सबसे इजी लगेगा। क्लियर, कोई किसी को कंफ्यूजन इसमें। ये वर्टेक्स यहां का हो सकता था क्योंकि द पॉइंट बोला वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अदर कहीं पे भी डाल दिया, यहां पर या वहां पर, छोटी छोटी चीजें। और लॉजिकली भी यहां का हो ही नहीं सकता, होता तो हम एक कंडीशन से इक्वेशन नहीं निकाल सकते थे, अधूरी रह जाती, इसलिए वो अदर वर्टेक्स हो गया। पर मैं हर चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। इस क्लास के बाद आज टीडब्ल्यूपीटी फिर सॉल्व करना, और आजकल प्रैक्टिस करना। अब आपको अगली क्लास फ्राइडे को मिलेगी, 2-3 दिन प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। अभी बहुत अच्छा टाइम टेबल के साथ आप लोगों का क्लास चल रहा है, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम रहता, करते चलो। अब देखिए यहां पर बोला था लाइंस, 3 लाइनें दी हैं और उनके बारे में बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटर बना रहे हैं या राइट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसा मान सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स, यही तो दिया है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसको ऐसे लिख लो चाहो तो, और एक दिए क्यों, ठीक है, ऐसी 3 लाइनें दी है। अब इनके बारे में आपको बताना है। तो भाई राइट एंगल तो नहीं है क्योंकि किसी के भी स्लोप का प्रोडक्ट, मैं ऑप्शन रिजेक्ट करना की कोशिश करवा रहा हूं आपको, है क्या -1, तो इसका मतलब राइट एंगल तो खत्म हो गई कहानी। इक्विलेटर में 60-60 होना चाहिए, भैया -1/3 और -1 से क्या रूट आएगा कहीं, मैंने ये ऑप्शन भी पहले खत्म कर दिया। अब क्योंकि नन है तो क्रॉस चेक कर लूंगा, अदरवाइज नहीं करता, ये आंसर लगा देता। ये बिना सॉल्व करे तरीके बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इस ढंग से। कोऑर्डिनेट आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, श्योर हूं, कोऑर्डिनेट ही नहीं पढ़ी खैर आपने तो, पर इस ढंग से तो अलग बात है। 90% लोग कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ते। 11th क्लास है, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, लोकल एग्जाम पास होना है। हमारी पूरी लड़ाई पास होने की है, मेरी पूरी लड़ाई नॉलेज की है। मैं कभी जब से पढ़ा रहा हूं, जब से आज तक ये नहीं सोचता कि आपका स्कोर क्या आएगा, नंबर कितने आएंगे, उससे ज्यादा नॉलेज कितनी बढ़ेगी, क्योंकि नॉलेज होगी तो आप जीत जाओगे। ये क्लियर, समझ में आ गया क्यों नहीं है 60 डिग्री, क्योंकि देखो लॉजिकली समझो, इसका स्लोप -1। अब मैं पूरे क्वेश्चन को लॉजिकली बताता हूं, ये -1/3 ये, ठीक है। अगर राइट एंगल होता तो m1 m2 -1 होता, कोई ना कोई तो होता, तो इसने इसकी संभावना खत्म कर दी। इक्विलेटर के लिए 60 डिग्री चाहिए, और 1060 की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, √3। इसको सॉल्व करके कहां से √3 लिया होगा, तो एक चीज वो खत्म कर दी। अब बाकी आपके पास नन है, इसलिए कर लीजिए सेफ साइड के लिए। अभी सीखिए इन दो का एंगल निकालिए, बोलो। -1/3 + 1 m1 - m2 / 1 + m1 m2, बोलो कितना, 2/3 अपॉन, यानी 1/2। अभी इन दोनों का निकाला, अब इन दोनों का निकालिए, सेम आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। -1 + 3 अपॉन 1 + 3, देखो 2/4, दिस इज 1/, दो एंगल ये दोनों क्या है, सेम। दो एंगल सेम कब होते हैं, ये बिना करे करा था आपने, करना तो बाद में है। डायग्राम बना के प्रॉपर लिखो, जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो माय पर्सनल सजेशन के, आप हमेशा इस फॉर्म में लिखो, उससे स्लोप क्लियर दिखता है। इस फॉर्म में लिखने की आदत डालो, आप इस फॉर्म में लिखने की आदत छोड़ दो, ये तो क्वेश्चन दिया होता है। डन, कोई कंफ्यूजन।
हर चीज सीखिए, समझिए, फिर आप इनको अप्लाई करिए। और इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा, ज्यादा सब्जेक्टिव मत करो, इस वाले टॉपिक में मत करिए। सब्जेक्टिव से उतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं बनेगा इस कोऑर्डिनेट में जितना कि बाकी जगह पे। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलस वगैरह में फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें फर्क पड़ता है। चलिए, ये तो पहले भी करा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या बताओ? एक्स अपॉन बी वाई अपॉन ऑल्सो पासिंग थ्रू, तो 1/a प्लस 1/b कितना? पर याद रखना थोड़ा सा इसको इंटरचेंज किया है, बाई चांस की बात है, वो अलग पूछा उन्होंने, ये दिया है और ये दिया ये, तो सही इक्वेशन ये होगी। ये फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पर पॉइंट कुछ और होते 2 3 तो फर्क पड़ जाता है ये और बी का। डन। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, अभी रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा इसलिए छोड़ दो, पढ़ा दूंगा। बाकी इसकी इस पे कोई बहुत बात करनी है, रिफ्लेक्शन शिफ्टिंग वगैरह सब क्वेश्चंस बहुत अब एडवांस पे हो गए, पर बताऊंगा मैं आपको, पढ़ाऊंगा जरूर, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। यस, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अभी करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को यदि आप ट्रायंगल से भी कर सकते थे, पर इससे जल्दी हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा मेथड है। अब ये पढ़ते हैं क्या लिखा, द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी इज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस, देन द एंगल बिटवीन डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी का डायगोनल बताना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, स्लोप से कुछ पता चला है, कुछ परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं है, ये क्वेश्चन टाइम ले सकता है। अभी एंड में आते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी जाएंगे, पहले एक बार सिंपल क्वेश्चंस पे वर्क कर लेते हैं। जो छोड़े हैं वो करवा दूंगा मैं, आप उसको टिक रख के रखना। अब देखिए यहां पर लिखा था लाइंस आर कॉनकरेंट पैरेलल साइड ऑफ ट्रायंगल। पहले सुन लो, पैरेलल तो है ही नहीं, पैरेलल तो आपने 1 सेकंड में कट कर दिया। अब साइड ऑफ ट्रायंगल है या कॉनकरेंट है ये डिटर्मिनेंट बता देगा, क्योंकि या दो को सॉल्व कर लो, दोनों में से कोई भी तरीका, √2 √3 2 √2 बोलो, 3 4 6 4 7। अब ये क्वेश्चन को बीच में इसलिए लिखा कि रूट डिस्टर्ब करेंगे, ज्यादा अच्छा, ऐसा लिख लो। क्या बोला? C1 अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये पैरेलल मतलब सेम हो रही है। हाँ बिल्कुल सही है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे इसके प्रोपोर्शनल है, तो डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 मतलब, तो ये दो आंसर एक साथ पता चल जाते हैं अगर 0 नहीं हो, और अगर 0 है तो, और पैरेलल का लॉजिक पता है आपको, पैरेलल में स्लोप इक्वल होंगे। ओके, ध्यान से समझो, आराम से एक एक चीज को समझो। जो चीज थोड़ी सी कम पढ़ाई, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए रोका, बाद में करूंगा। पहले हमेशा आप किसी भी पेपर की पढ़ाई की कंफर्ट जोन लाओ, जब अंडरस्टैंडिंग बढ़े फिर वो क्वेश्चन करो जो नए लगे। आप नए क्वेश्चन को एकदम करते हो, इसलिए जो आती चीज है वो उससे भी कंफ्यूज होने लगते हो। यस डन। चलो मूव करूं। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाएगा, तो 22 माइनस 15 मेंटली कर सकते हो 10, तो 7/10। पर आप देखो आंसर क्या क्या दिया, 11 माइनस 15 करोगे कितना? अच्छा 7/, देखो एक आंसर 5 भी दिया है, ये क्लियर? करिए। डिटर्मिनेंट बेटा 0 होगा जब प्रोपोर्शनल होंगे। डिटर्मिनेंट में अगर ये 1 2 3 है, इसका प्रोपोर्शनल है ये, मतलब 3 टाइम मान लो लिख दिया, तो इसका डिटर्मिनेंट यहां कुछ भी हो 0 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला था इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों के किससे जा रहा है, पर ये तो सफिशिएंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इस लाइन से क्या है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब मुझे पता है इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो जो x प्लस वाई है वो करेक्ट आंसर होगा, पर x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई 3 में एक ही खत्म हुआ, कोई बात नहीं, एक भी होता तो कट तो लगा देना चाहिए ना, नजर नहीं जाती उससे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 4x, x की वैल्यू माइनस
-3 यहां रख दो, बाय -1, तो -3, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन की इक्वेशन बताओ क्या है? -3 + 1 = लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया बोलो? सही कंसेप्ट बनाओ, रफ डायग्राम बनाओ, हर क्वेश्चन होगा। ओके, क्लियर बात? एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइनों का एंगल एक ही चीज बताता है। M1 बोलो और M2 बोलो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिलता है? +1 मिलता है। +1 मिलता है ना? अरे ये 2 - √3 है, वो 2 + √3 है, तो +1 मिलता है। तो मैं कह रहा हूं ये आंसर नहीं होगा। कोई चीज खत्म कैसे की जाएगी ये बता रहा हूं। ये आंसर हो सकता है यहां पर। ये दोनों क्यों हो सकते हैं बताता। अब यहां पर देखो जो मैं बात बोलता था, ये दोनों क्यों हो सकते हैं? हाँ, √3। ये छोटी छोटी चीजें, अगर ये चीजें दिमाग में रहेंगी मिस्टर, यानी यहां पर अभी तीनों हो सकते हैं। मान लो यहां रूट नहीं आ रहा होता ना, मैं सबसे पहले इन दो को कट कर देता, पर अभी नहीं करूंगा। अब मैं मेथड से करूंगा तो tan θ = M1 - M2, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो 2√3 अपॉन 1 + 1, ये देखो कैंसिल, तो √3 ही बचा। यानी देखो हो गई वो बात। यानी जब कभी √3 दिख रहा हो तो आंसर 30 या 60 हो सकता है, नहीं तो कभी 30 और 60 तो नहीं होगा। और मान लो इसका पूरा रूट कैंसिल हो जाता बाई चांस, तो 45 के चांस थे यहां पर, इसलिए मैंने कहीं पे मार्क नहीं किया। जो बात मैं कई समय से बोल रहा हूं वो बाई चांस अब जाके मेरे को क्वेश्चन ऐसा मिल पाया कि जिसमें √3 आया, और आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं ना ये बात कई समय से कि जहां पर रूट नहीं आ रहा वहां पे आप भूल जाओ 60-30। डन। अब हो सकता है आपको ये 2 क्लिक नहीं कराओ कैसे, तो भाई अब मैं पूरा कर देता हूं। M1, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा आदत बिगड़ चुकी है कि हम ऐसा लिखे बिना मानते ही नहीं है, और फिर ये भी मान चुके हैं कि लिखेंगे नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर पूरा लिखो, 2 + √3 a + b * a - b, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 में से 3 1। क्लियर? तो अब आप समझ जाओ कि कभी भी tan θ निकालना, √3 से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है तो ये दो एंगल नहीं होंगे, और है तो हो भी सकते हैं, नहीं भी, फिर वो सॉल्व करने पे पता चलेगा। इस शीट को एक बार फिर सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन हो सकता है अभी 100% ना समझ में आए, तो दोबारा जब खुद करोगे तो आएगा। The vertices of triangle ABC are this, ठीक है। The equation of the perpendicular drop from C to the internal bisector of angle A, यहां पर बाइसेक्टर की बात की जा रही है। देखो लिखा है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल जो भी ए होगा उसके इंटरनल बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉप कर रहे हो? सी पर। डायग्राम बनाइए, आपसे खुद ही हो जाएगा। थोड़ा इसमें कंसेप्ट लगेगा, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, अभी आते हैं, चलो आता हूं इस पर थोड़ी देर बाद। साइड पे नहीं करना है, वैसा है। ये ए मान लो, मैं आपको आइडिया देता हूं जो करना चाहे, बी और ये सी, ये बाइसेक्टर हो गया, इस पर सी से क्या करना है? ड्रॉप। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा अभी स्ट्रेट लाइन का और कंसेप्ट बना ले, फिर आएंगे। अरे अभी छोड़ दो ना, मैं अगर छोड़ रहा हूं कुछ पर्पज से छोड़ रहा हूं कि पहले आपको बिल्कुल कंफर्ट जोन में लाना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वही है जो ये करा था, किसी को ये क्लियर नहीं था तो ये उसका बड़ा भाई है, यही था ना। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। इस लाइन के बारे में, ये लाइन दी है ऐसी, ये दी है x - y + 1 = पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, सॉल्व कर। -4/3 -1/। अब आपको वैसे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर अभी और समझते हैं। सबसे पहले आपसे बोला है कि ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, पर एक चीज और लिखिए, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, और इक्वल इंटरसेप्ट मतलब होता है a = b, तो उस केस में लाइन की इक्वेशन केवल इतनी हो जाती है।
अब एक ही अननोन है तो उससे निकल जाएगा। तो -4/3 -1/3 इक्वल टू ए। तो आप लिखोगे 3x प्लस 3y प्लस, आप देखो मैंने जो 2-3 क्वेश्चन छोड़े, ऐसा नहीं आपको नहीं समझा सकता हूं, पर मैं आपको एक लेवल पे लेके चल रहा हूं कि पहले सिंपल चीजें कवर होने लगे, उसके बाद उन पे आएंगे तो वो क्वेश्चन आपसे ही बनने लगेंगे। आप पढ़ाई में यही करो, कई बार पढ़ते पढ़ते हम थे ना एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं, पर उसमें हो सकता है एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन गलती से डल गया, वो नहीं बनेगा, आप बोलोगे एक्सरसाइज 1 का बन ही नहीं रही, बंद करी बुक, बाकी कामों में लग गए कि 4 क्वेश्चन करो फिर अटक जाते हैं, ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या, इससे तो पढ़ना ही बेकार है। तो ये अपने आप को ज्ञान देते हैं और निकल लेते हैं। क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, अपने ज्ञान में हम अपने आप को एकदम बिल्कुल भोला भाला, दुनिया का सबसे भला इंसान, ऐसा बच्चा, और जब दूसरे को ज्ञान देंगे तो ऐसा ज्ञान देंगे कि भाई पता नहीं क्या क्या कर डालेगा वो तो आपके ज्ञान को सुन के। पर अपने आप को इतने छोटे छोटे, उससे मैं बहुत कमजोर हूं अंदर से, मन में डर लगता है, जब जब मेहनत की रिजल्ट नहीं मिला। चलिए चलिए, इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो इक्वल इंटरसेप्ट ही लिखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। चलो से मत करिए उसको कोशिश। ये समझ में आया? उस क्वेश्चन में आपको इक्वल इंटरसेप्ट नहीं दिया था, बल्कि इस लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी थी। कंडीशन तो कुछ ना कुछ लगेंगी ना। क्या ए की वैल्यू 0? अगर लाइन मान लो कोऑर्डिनेट एक्सेस ही है, कट ही नहीं कर रहा इंटरसेप्ट, तो हो सकती है। जो वाई एक्सेस होगा या एक्स एक्सेस होगा उसका इंटरसेप्ट 0 ही तो होता है। हाँ, ओरिजिन से पास होगा ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या था? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए छोड़ दो, ये पहले भी बताया था। लोकस देख के छोड़ दिया, चलो अभी अभी मैं भी छोड़ देता हूं। जो देख के आपने छोड़ा, आपकी बात मान के मैंने छोड़ दिया, चलो इसको करो। आएंगे इन क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। ओके, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस। अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपने यही किए। एंड अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम इट। ठीक है, डिस्टेंस कितना? 4 यूनिट, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता। अभी तो किया आपने ढेर। तो सबसे पहले 5x माइनस 12y तो आएगा ही आएगा। तो 5x माइनस 12y देखें तो बी में ही है, या तो नो। तो ये दो 100% रिजेक्ट। अब ये क्योंकि ना ने, तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक का इतना अच्छा लॉजिक आपके पास मिल गया है। तो 13 इंटू 4 52 इक्वल टू सी माइनस 26। तो प्लस माइनस 52 इक्वल टू सी माइनस 26। प्लस लिया तो सी की वैल्यू 26, माइनस लिया तो बोलो 78। यही है, देखो। अब आपने ये क्वेश्चन को देखो, उस समय उस 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से इसको क्या बनाया? ए जी, यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। आपकी चिंता उन क्वेश्चन को जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, मेरी चिंता वो जो आपको बनते हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस, फिर जो नहीं बनते उसकी प्रैक्टिस। अब इस संडे को आपके कोऑर्डिनेट का स्कोर अच्छा होना चाहिए बहुत। और इस संडे को कोऑर्डिनेट का पेपर है जो उसमें आएगा कार्टेशियन सिस्टम और स्ट्रेट लाइन। द लाइन आर कॉन्करेंट, दो तरीके, इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लो? एक्स वाई, और वो या फिर डिटर्मिनेंट जो अच्छा लगे। अब जैसे मुझे दिख रहा है वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू 1, एक्स वाई की वैल्यू v1, तो 1 1 आ गया। तो 5 प्लस ए इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू बोलो। अरे जब एक प्लस और एक माइनस होता है ना, तो मैं डिटर्मिनेंट से जल्दी एक्स वाई से सॉल्व कर सकता हूं। यस और नो? डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, वाई से वाई कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना? 5, 5 इक्वल टू 5, x1 रख दिया, y1 डन। अब आप वो लिखना जो आप 2 महीने बाद समझ पाओ, नहीं तो ये लिखोगे तो 2 महीने बाद बोलोगे क्या लिखा है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो भी सिखाता हूं, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी सिखाता हूं। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, सेक्शन फॉर्मूले से होता है। लिखिए कंसेप्ट ऑफ ट्राइसेक्शन थियरी पार्ट में।
देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए लाइन है, ये कोई एक लाइन है और मैं बोलूं इसको ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करोगे? ये हो गया P, ये हो गया Q। तो देखो एक पार्ट, दो पार्ट और, यानी किसी चीज को 3 पार्ट में कट करना है तो उसमें कितने कट मारोगे? 3 नहीं मारना, नहीं तो 4 हो जाएंगे। हाँ 2, एक लकड़ी है इसको 3 पार्ट में काटना है तो 1 पार्ट कट और 2 कट। कई लोग क्या करेंगे 3 पार्ट में काटना है, बट 1 2 3 तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 4। तो जब भी ट्राइसेक्ट की बात हो मतलब 2 पार्ट में कट करना है। 4 सेक्शन लेना हो तो 3, 5 सेक्शन लेना हो तो 4। अब इसके लिए रेशो होता है अगर इक्वल डिवाइड करना है तो 1:2:3। किस रेशो में डिवाइड करना है? 1:2:3। अभी तरीका बता रहा हूं 2 मिनट को। मान लो एक 12 सेंटीमीटर की लाइन है या 12 सेंटीमीटर की रॉड है, इसको 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। आप फट से बोल दोगे 4 4 4, है ना? जैसे कल मैं स्टोरी सुना था तो आपके दिमाग में स्टोरी चलते कि जूते क्यों नहीं पहना रहा, जूते क्यों नहीं पहना रहा। पर वो जूते जब तक पहली बार नहीं बने होंगे कितनी बड़ी चीज होगी सोचो, है ना? फर्स्ट टाइम तक के लिए थी ना, तो वैसे ही है। तो यहां पर ये 12 की है तो मान लो इसे मुझे 3 पार्ट में काटना तो 4 4 4, तो इस ढंग से काटूं तो बताइए पहले 3 पार्ट 12 में डिवाइड किया, 3 का कितना आया? 4। 12 माइनस 4 क्या कितना आया? 8। 8 में 2 का डिवाइड करिए 4, 8 में 4 माइनस करिए कितना बचा? 4 में 1 का डिवाइड करिए। ये लॉजिक होता है, डिवाइड करते जाइए आपको मिल जाएगा। अब आपने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है वो सेक्शन फॉर्मूला 3 के लिए है ही नहीं, A:B:C के लिए थोड़ी है, A/B के लिए। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, किसी 2 पार्ट को एक मान लेते हैं। नहीं समझे? मान लीजिए इसको पूरा एक मान लिया, इसको एक, तो रेशो हो जाता है, या इसको एक और इसको एक माना तो 1:2। तो इस ढंग से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा और क्लियर होगा। लिखिए, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इफ AB कट इनटू 3 पार्ट या ट्राइसेक्ट। ऐसा अभी आप तो P एंड Q के कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या करोगे? आपके पास रेशो क्या है? 1:2:3। तब कोई भी 2 पार्ट को एक मान लो। ये समझने वाली चीज है, इसकी डेफिनेशन के चक्कर में मत पढ़ना, लिखने लिखने के चक्कर में समझ लो अच्छे से। अब मान लो आप में से किसी बच्चे ने इसे एक पार्ट माना और इस वाले को 2 पार्ट माना, तो मुझे पहले किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे? P के। ध्यान रखना बस। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1:8, अलग से लिखो, x के लिए लिखो 1:8 प्लस 2:2 अपॉन 1+2, 8 + 4 12/3 बोलो 4, और y बोलो 1:12 प्लस 2:6 अपॉन 1+2 24/3 8। क्यों भाई? 4, 8। अब इन दोनों का ये क्या है? मिड पॉइंट, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं ना, इन दोनों का भी ये मिड पॉइंट है। तो आप मिड पॉइंट से निकाल सकते हो 8 + 4 12 कितना? 6। 8 + 20 कितना? 10। अब आप थोड़ा लॉजिक से देखो, मैंने बोला थोड़ा बैलेंस रख के लिया था। 2 से कितना? 4 6 8, देखो इक्वली हो गए 6 8 10। ये तरीका होता है। तो ट्राई सेक्शन में 3 का रेशो नहीं होता, तो किसी 2 पार्ट को एक मान लेते हैं। जिस 2 को एक माना वो 2 और जिसको एक माना वो 1। तो 2:1 के रेशो से हम पहले एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर मिड पॉइंट से अगला निकालते हैं। वो तो जनरल बात बताइए। 3 पार्ट डिवाइड कर रहा हूं तो किस रेशो में? 1:2:3। 12 सेंटीमीटर की राड को काट के तो दिखाया मैंने, 12/3 किया तो आया 4। 4 का एक कट लगाया, कट लगने के बाद बचा 8। अब अगला पार्ट 2 था, 2 का डिवाइड किया कितना आया? कट हो गई लाइन 4, अब बचा 4। 4 में 1 का डिवाइड किया बस। वो तो एक कंसेप्ट है कि 1:2:3, पर 1:2:3 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। और P आने के बाद ये B है मान लो। Q कैसे आया? तो P और Q B का मिड पॉइंट है, तो 8 + 4 12/2 6, 8 + 12 20/2 मतलब 10। वन मोर क्वेश्चन, उसको बाद में करेंगे, पहले मुझे आप PQ के कोऑर्डिनेट निकालिए ट्राई सेक्शन से। A के कोऑर्डिनेट है 3, 5, B के हैं -5, 11। फाइंड P एंड Q इफ इक्वली कट, इफ इक्वली कट इन AB। इक्वली कट मतलब समझ गए? 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहा है PQ पॉइंट को। इक्वली कट या ट्राइसेक्ट ऐसा कुछ भी लिखा होता है। करिए जल्दी। जैसे ही आपको लगता है तो नजरें चुराने लगते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं, कोई और होगा। ये सब जैसे अगर मैं बोलूं AQ का मिड पॉइंट क्या होगा? यहां पर P, PQ का मिड पॉइंट क्या है? क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस है, इसकी सेक्शन जो है, इसकी कट जो है वो कैसी होगी? सेम। अब मान लो मुझे रेशो कुछ भी मान सकता है। अब मैं पहले Q निकालना सिखाता हूं। अगर मैं Q निकालना चाहूं तो रेशो बोलो 2:1। ये तो पहले निकालेंगे Q,
मान लो क्यू के कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई है, तो एक्स इक्वल टू बोलो बेटा सेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू दिस, कोई भी निकाल सकते हो, आपने पी निकाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो 2 इंटू -5 1 इंटू 3 अपॉन 2 + 1 माइनस -7/3 यही लिख दिया, वाई 2 इंटू 11 22 प्लस 5/3 क्यों 9 -7/3 बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्लस से माइनस पे जा रहा है तो नेगेटिव आने के चांस हो सकते हैं। अब पी निकालने के दो तरीके, कई लोग की सर मिड पॉइंट क्यों भाई नहीं निकालना, ऐसे तो ऐसे निकाल लो, अब बताओ निकालना तो ऐसे निकाल लो 1:2, एक बच्चा इससे निकाल ले पी क्यू, एक तरीका हो सकता है, आप उससे भी वही आंसर आएगा जो इनके मिड पॉइंट से आता है, क्योंकि इक्वल डिवाइड कर रही है ना लाइन, आप थोड़ा समझो तो, पर फिर भी मन में शंका हो तो आप इस कंसेप्ट से 1:2 के रेशो से पी निकाल लो, तो आप क्या होगा 3 -7/3/2 2/6 यानी 1/, अब ये बीच में माइनस क्यों लिखा पता ना, मिड पॉइंट माइनस से नहीं निकलता प्लस से ही निकलता है, पर उसके कोऑर्डिनेट माइनस है। अब 5 + 9 14, तो 14/2 कितना, अब देखो y का रेशियो देखना, 5 से कितना हुआ 7, 7 से कितना हुआ 9 से कितना हुआ, ये भी सेम है, पर इसमें रेशियो के टर्म में आप इसका डिफरेंस देखोगे ना, और इसका डिफरेंस सेम आएगा, और इसका डिफरेंस सेम आएगा, तो ये भी लॉजिक काम आता है ऑब्जेक्टिव में, इक्वल पार्ट में चलता है, करके देख लो आप, देखिए 1/3 - 3 करना कितना आया -8/3 -7/3 -1/3 देखो -5 + 7/3 बोलो, वो तो बस क्या रेशियो के टर्म में ना, इसलिए एकदम नहीं समझ में क्लिक करता, इसलिए मैंने पिछले 2 4 लिए थे, पर देखो इस टाइम में होते तो एकदम क्लिक करने लगता है, आया समझ में, इक्वल डिफरेंस में होंगे जब भी तो इक्वल पार्ट कट करेगा, यानी आपको इस लकड़ी को या इस रॉड को 3 पार्ट में कट करना है तो ये तरीका होगा। ठीक, अब मान लो मैं इसे 1:2 के रेशो में करता तो बहुत लोगों का 1/3 नहीं आएगा, वो कहेंगे कुछ और आएगा, वो तो मुझे पता यही आएगा, मैं तो श्योर हूं, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता कैसे, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं तो या तो मुझे 100% पता नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं गलत बता रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखो कि आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, एक कैलकुलेशन मिस्टेक अपन फट से सामने वाले को बोल देते हैं आप गलत हो, क्योंकि हम तो गलत हो ही नहीं सकते। चलो अच्छा 1 मिनट, अभी 1 2 क्वेश्चन और करवाने, सॉरी, फिर उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूं, लिखिए ए 7, -3 बी 12, 7 फाइंड पी एंड क्यू इफ cut 3 equal part, if PQ cut AB in 3 equal part then coordinate of P and Q, तुरंत क्लास के बाद इस शीट को फिर सॉल्व करना, जो आज TWPT दिए उसे सॉल्व करना फिर से, तो आपके पास 180 क्वेश्चन हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन के लगभग, और इसके अलावा जो आपको मैंने इतनी प्रैक्टिस करवाई उनसे खुद बनाना, करिए जल्दी। 0.4 नहीं है, ये तो पॉइंट माने गए हैं, ये ट्राई सेक्शन ही है, समझिए, ये पॉइंट ए दिया था, ये 4 पॉइंट नहीं है, इस पे कट यहां से लगा और यहां लगा तो 3 रॉड मिलेंगी, 4 पॉइंट होंगे जब तो 3 रॉड मिलेंगी। अगर आपको इस लकड़ी को काटना है तो कहां कहां से काटोगे, अब देखो बच्चे 4 जगह से काट रहे हैं, अरे ए और बी तो दिया हुआ था, ये ए था ये बी था, अब मुझे इसके 3 इक्वल पार्ट बनाने, तो एक पी पे कट करा और एक यहां पर, एक मशीन से काटा, एक मशीन से यहां पे काटा, तो 4 पॉइंट है नहीं, 2 ही पॉइंट है, वो ए और बी तो गिवन नहीं होंगे, जब तक 2 पॉइंट गिवन नहीं होंगे, जब तक रॉड गिवन नहीं होगी कोई, जब तक किसको मैं बोलूं 3 पार्ट में काटो, अब आप बोल रहे हो सर किसको, अरे भाई काट दो ना, तो उसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि कुछ भी काट दोगे। और याद रखिए जिन 2 पार्ट को अगर इस पूरे को एक मिलाया तो ये 2 होता है, क्योंकि 2 पार्ट है, और ये 1 होता है, अगर कोई बच्चा इसको 1 एक पार्ट लेता है इन 2 को मिलाया तो ये 1:2 होता है, पर 1:2 से निकालोगे तो पी निकलेगा, 2:1 से निकालोगे तो क्यों निकलेगा। भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाइन ऐसी जा रही है घूमती हुई, एक्स और वाई दोनों पर है, नहीं पकड़ी मैंने ऐसी, मैं ऐसी पकड़ के काटना चाहता हूं, आपसे बोल रहा हूं काटो इसको, थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। अरे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं है, कैसी भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है मतलब तो कहने की बात है रॉड है, या ये पढ़ क्या रहे हो आप स्ट्रेट लाइन, कैसे कैसे, अभी तो गनीमत है आप ये नहीं पूछते कि सर स्ट्रेट लाइन ऐसी क्यों नहीं हो सकती घूमती हुई, अरे भाई कोऑर्डिनेट ऐसी एक लाइन है कोई इस तरह की, इसको मैं बोल रहा हूं 3 पार्ट में कट करो, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं जिसमें एक्स और वाई दोनों होंगे, मान लो हॉरिजॉन्टल होगी तो अपने आप वाई क्या होगा, अगर मान लो ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई क्या होगा 0, अगर ठीक परपेंडिकुलर लाइन होगी तो एक्स 0 हो जाएगा, उसमें आपको थोड़ी कोई अपना पेन करना है, आप उस लाइन के चक्कर में लग गए तो सबका गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर क्या है भाई पी और क्यू, अगर मैं 1 मिनट, मैं अगर पहले पी निकालना चाहूं तो 1:2 का रेशियो लूंगा है ना, तो 12 + 14
26/3 कॉमा 1/3। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये, तो बोलो 31 अब आप देखो मैं बताता हूं आपको, ये 7 लिखा ना, इसको लिखो 21/3, इसको लिखो -9/3 समझाने के लिए, इसको लिखो 36/3, इसको लिखो। अब देखो डिफरेंसेस सिखाता हूं, बोलो कितना डिफरेंस है? 5 5। यहां देखो 10 10 10 हो गया, यानी हर डायमेंशन से, चाहे एक्स या वाई, हर डायमेंशन से इक्वल कट करके दे दिया। अब इस क्वेश्चन की जरा स्टडी करें जो इतनी मेहनत मैंने करवाई आपको इस सब के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या, रीड करते हैं अच्छे से। The equation of the line joining the origin to the point of trisection of the portion of the line 3x plus y equal to 12 intercept between the coordinate axes। ठीक है, अब सुनिए, ये एक लाइन है, तो इसकी अगर मैं आपसे बोलूं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, तो आप ऐसा लिखते x/4 y/12 इक्वल टू 1, यानी एक ये लाइन थी ऐसी, ठीक, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट 4 0, इसके बोलो। अब इस पर कोई दो पॉइंट है, मान लो P और Q। अब ओरिजिन से एक लाइन जा रही है, एक और एक, इसकी इक्वेशन बताना, जबकि P और Q क्या कर रहे हैं। देखो द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, ओरिजिन से जो आपने रॉड लिया, ऐसा सोच लो, या लाइन ली है, वो इसको 3 पार्ट में कट कर रहा है। तो मुझे बताना है कि इस लाइन, इनकी इक्वेशन क्या होगी, किसकी, OP की और OQ की। तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे P और Q निकालना है। तो अभी इतनी मेहनत करवाई है, फटाक से निकालो, यूं ऐसा बना लो डायग्राम। बताइए P और Q क्या होंगे। नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊंगा। हम्म 4/3 नहीं, ये होगा। अब तो मुझे 12 लिखा है, तो 8 होगा, यहां बोलो कॉमा 4। देखो 0 4 8 12 4 8/3 4/3 और 0 कम हो रहा है, करके देख लो, सब सेम चलेंगे। अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी, तो एक पॉइंट अगर 0 0 हो तो इक्वेशन डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन x1 इंटू x माइनस x1। वो ऐसा लिख सकते हो, एक पॉइंट 0 मान लो, y इक्वल टू y1 अपॉन x1 इंटू x। अरे एक ओरिजन हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, यही तो लिखते हो आप, y माइनस y1 इक्वल टू बुढ़ापा आ गया x1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, 1.00 x1 y1 को 0 0 मान लो, यही बचता है ना। तो ये डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या हुई, y इक्वल टू 4 अपॉन 8/3 इंटू x, तो कितना 6x, और एक हो गई y इक्वल टू 8 अपॉन 4/3x, बोलो 2 टाइम। अच्छा ये गलत, 4 कहां पर, 8 अपॉन, मैंने ये गलत लिख दिया, y इक्वल टू 4 अपॉन 8/3 इंटू x मीन्स y इक्वल टू 12 अपॉन 8 ना, 3/2x, और एक हो गई y इक्वल टू 8 अपॉन 4/3x, यानी y इक्वल टू ये दो। अब इसका डायग्राम कंसेप्ट फिर समझा रहा हूं, पर इसका पूरा कंसेप्ट किस पे बेस्ड था, ट्राइसेक्शन पे। हमें ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट आता होगा तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसलिए पहले ट्राइसेक्शन पे मेहनत करवाई मैंने। क्लियर और नॉट। फिर समझिए कोशिश, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि एक ये लाइन दी है, तो इसको पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा आपने। जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा तो इससे ये पता चला कि एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट बना रही है। अब आपका जो क्वेश्चन था समझ में आ गया, ये लाइन ऐसी है यहां पर, इसलिए एक्स और वाई है, ये 0 12 है। ओरिजिन से जाने वाली लाइन जो कि इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन बताना। तो इसको हमने बोला P और इसको हमने बोला Q, तो हमें पहले P और Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी OP की, एक मिलेगी OQ की, इसलिए इस लाइन का डायग्राम अलग से बना दिया मैंने आपके लिए। 4 0 ये A है, 0 12 B है, और PQ इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। क्लियर।
नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन जो अभी करा था, करिए ट्राई। बिल्कुल ऑप्शन से ही करना है। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ a square is along the line x equal to 2y and one of the vertex 3 0, then its side through this vertex are given by the equation। अब इसका मतलब है कि एक ऐसा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक स्क्वायर है, इसकी एक इक्वेशन डायगोनल की दी है कितनी, y इक्वल टू एक्स बाय टू, मैं हमेशा y के टर्म में लिखता हूं, दिए एक वर्टेक्स दिया क्या 3 0, 3 0 दिया है, तो ये ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब उसके बाद बोला है एंड वन ऑफ इट वर्टेक्स 3 0, देन इट्स साइड थ्रू दिस वर्टेक्स आर गिवन बाय द इक्वेशन, यानी इस वर्टेक्स से जाने वाली साइड की क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी, तो एक साइड तो ये हो गई भाई, और एक साइड ये हो गई, ओके क्लियर है बात। अब आप मुझे बताओ जो 3 0 को सेटिस्फाई करे वो ऑप्शन करेक्ट, तो कौन सा कर रहा है, पहले तो 3 0 देखो कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है, बस ठीक है, सी भी कर रहा है, तो अभी मेथड पे चले जाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि एक्स एक्सेस होगा, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, ये एक वर्टेक्स हो सकता है उसका केवल, मतलब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा हो सकता है ना, ये ठीक है, ये लाइन ऐसी जा रही है, ओके, ये 3 0 है, ये भी ठीक है, ठीक। अब आपको ऐसा लेना है जो कि स्क्वायर फॉर्म कर रहा है और डायगोनल भी बना रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, सॉरी कुछ इस ढंग से, मतलब इस पे खड़ा हुआ इस तरह का, डायगोनल के टर्म में लेना है ना, थोड़ा नीचे ले सकते हैं, ठीक है, नीचे भी जा सकता है वो, हाँ स्लोप से देख सकते हो आप, इनके बीच का एंगल जो होगा, डायगोनल और इसके बीच का एंगल 45 डिग्री होगा, देखो करके, हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट भी -1 आएगा, ये 2-3 कंसेप्ट हैं जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हो, और एक तो डायग्राम भी सही नहीं बना, भी सही बना देता हूं, मतलब वो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है, एक्स एक्सेस जरूरी नहीं कि उसका क्या हो, एक साइड हो। तो अब आपके पास क्या क्या तरीके हैं बताता हूं फिर से इस क्वेश्चन को, ये 3 0 है, अब हो सकता है कि अच्छा ये डायग्राम नहीं बनेगा ना, ऑप्शन से तो खैर कर लेंगे, मतलब मैं चाह रहा हूं कि इसका सही डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, वन ऑफ द वर्टेक्स 3 0 है, ये पक्का है, और एक डायगोनल ऐसा है, y इक्वल टू एक्स बाय टू, थोड़ा नीचे की तरफ होगा, मतलब इक्वल इंक्लाइन नहीं होगा, नीचे की ऐसा, हाँ डायगोनल ओरिजिन से लिखा ना, इफ वन ऑफ द डायगोनल स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, जिस टर्म में कांस्टेंट नहीं आता वो हमेशा ओरिजिन से जाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अब इसका इसको डायगोनल मानते हुए एक स्क्वायर बनाना आपको जो इस साइड से भी जा रहा हो, किसका, हाँ डायगोनल का परपेंडिकुलर इस तरह से हो जाएगा, हाँ बोला, हाँ तो भी ऐसे ही जाएगा, तो भी ऐसे ही जाएगा, खैर उसमें मत उलझो आप इसको अलग से सुनो, ऐसा ही बना लो, इतना इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, ये 3 0 है, ये एक डायगोनल दिया है, या इसके अलोंग हो सकता है, आपको ये दो साइड की इक्वेशन बतानी है, राइट, कोऑर्डिनेट के साथ बनाओ मत अभी डायग्राम, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए कि इस 3 0 से पास हो रहा है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मेथड से करें तो एंगल के साथ निकलेगा, ठीक, पर अभी मैं बिना मेथड के करूं तो सबसे पहले 3 0 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ए और सी, ठीक है, इसको कट किया, इसको कट किया, अब इसका और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख के देखा, तो पहली लाइन इसका स्लोप है 3 और इसका है -1 इसका स्लोप, तो बिल्कुल ठीक है। अब इसका स्लोप भी देख ले, तो इसके दोनों स्लोप पॉजिटिव ही है ना, तो मतलब आंसर करेक्ट हो गया ए। अब एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू x1/1 एंड इंक्लाइंड एंगल अल्फा, उसके लिए इक्वेशन होती है, उससे ही डायरेक्ट निकल जाएगा, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको।
लिख लो आप चाहो तो फॉर्मूला, मेथड पे जाना है तो। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर ऑप्शन से नहीं करना था तो कैसे करते बता दो। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अरे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही तो कोई रूल नहीं है कि सही डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम बना लो, जैसे मैंने बना दिया, अभी मैं सही बना सकता हूं, उसके बाद क्यों टाइम वेस्ट करना उसमें। लिखिए इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पहले आप सुन लो इसका क्या फंडा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब एक लाइन है जिसके बारे में हमें इक्वेशन निकालनी जो कि एक गिवन पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ गिवन लाइन, एक लाइन है इससे एक गिवन एंगल बना रही है, ठीक। अब लाइन की रियल पोजीशन नहीं पता, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, तो इसलिए दो आंसर आते हैं। तो लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। इससे नहीं करना हो तो एंगल बिटवीन लाइन से भी कर सकते हैं, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। मान लो बिना इसके करना है तो भी मैं बता दूंगा कैसे करोगे। मतलब एक तो तरीका ऑप्शन से सीख गए, एक ये मेथड है और एक और मेथड है, मतलब इसी पे कंसेप्ट है वो मेथड भी। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था बताइए क्या था। लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान से बताइए, 30, ठीक। लाइन पासिंग थ्रू 30, ऐसे ही था ना। एक लाइन दी थी क्या, y इक्वल टू, और इसके साथ कितने का एंगल बना रही थी, अरे स्क्वायर था तो डायगोनल के साथ लाइन का एंगल हमेशा क्या होगा 45। भाई ये इस पॉइंट से पास हो रही, मैं बोलूं इस लाइन का और इस लाइन का एंगल कितना, इसका और इसका कितना, रख दीजिए ये सारी चीजें। y माइनस y1, m मतलब लाइन का स्लोप 1/2 प्लस माइनस 10 45। अल्फा जो है लाइन और गिवन लाइन के बीच का एंगल है 1 माइनस प्लस 1/2 इंटू 10 45। बोलो y इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस प्लस, एक बार लीजिए पॉजिटिव साइन, ऊपर का जब पॉजिटिव लेंगे तो नीचे का एक बार लेंगे नेगेटिव, करिए कंप्लीट आंसर मैच कर जाएगा। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे वो भी बताता हूं। हाँ मतलब ऊपर का प्लस लोगे तो नीचे का माइनस, लो प्लस साइन लो, वो तो आने बेटा, नहीं आएगा तो ऐसा थोड़ी कि 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू 3/2 अपॉन 1/2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 कैंसिल, वाई इक्वल टू 3x माइनस 9। तो पहला आंसर आना चाहिए 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 है। कौन सा ये, नहीं क्या हो गया, अच्छा सबको ट्रांसफर कर दिया ना, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है 3x माइनस वाई प्लस, एक ही बात है। कुछ गलत लिख दिया है, अच्छा x में नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे सॉरी, तो ऐसा हो जाएगा y माइनस 3x प्लस 9, ठीक है। एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, तो जब भी एक ऐसी इक्वेशन पूछी जाए लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें अल्फा लाइन और गिवन लाइन का एंगल है और m क्या है, गिवन लाइन का स्लोप x1 y1 जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। डन, तो इस फॉर्मूले से आपका दूसरा आंसर भी आ रहा है, देखो क्लियर बात। पर ऑप्शन से इजीली हो रहा है, लॉजिक से हो रहा है, आप उतना ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए इसमें ध्यान रखना, ये जो एंगल है एम, एम लाइन का होता है, अल्फा गिवन, अब एंगल कैसे आया तो हमें पता है स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई भी साइड और डायगोनल का एंगल हमेशा क्या होता है 45, इसलिए अल्फा 45 आया। ये दिया नहीं होगा, मान लो कुछ और होगा क्वेश्चन तो अल्फा भी दे देंगे वो आपको कि इतने डिग्री का एंगल बना रहा है, पर स्क्वायर है रेक्टेंगल है उसमें क्यों देंगे वो।
थ्री लाइंस हुज इक्वेशन, ठीक है, डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, मतलब या तो कौन करंट बतानी है, मीट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल टू, क्या है बताइए भाई, इसका स्लोप क्या है 1/4, इसका क्या है 4, तो परपेंडिकुलर कहां, इसको देख के बहुत बच्चे परपेंडिकुलर बोलते हैं, बड़ी जल्दी बोलते हो, इतने खुशी खुशी बोलते हैं, जबकि मेरा एक पॉइंट है कि अगर ये दोनों के साइन सेम हो जाए तो परपेंडिकुलर कभी हो नहीं सकती, क्योंकि परपेंडिकुलर की पहली नीड है एक माइनस, तो दूसरा तो परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल भी नहीं क्योंकि स्लोप सेम नहीं है, तो ये खत्म। अब ये देखो कौन करंट है कि नहीं, नहीं है, तो एक ऑप्शन दिया है नन, ट्राइंगल बन रहा है, डू नॉट मीट, कहीं मीट नहीं कर रहे, अरे कर रही होंगे, ट्राइंगल बना रही होंगे, डू नॉट मीट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना मिले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी नहीं मिलते जब लाइन क्या हो, तो ये और ये एक ही तरह का आंसर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया होशियार बच्चों को। नहीं आया समझ में? ओके, थोड़ा छोड़ दो इसको, अभी उलझ जाओगे, देख के फट से बोलो परपेंडिकुलर बोल दो, नहीं है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों के साइन भले अपोजिट हैं पर बाय का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, परपेंडिकुलर की एक नीड होती है एक्स वाई इंटरचेंज और अपोजिट साइन हो। सुनिए, पहली लाइन y इक्वल टू 2 है, दूसरी लाइन y इक्वल टू √3x प्लस 5 है, और तीसरी लाइन m1 कितना है 0, इसमें x का कोफिशिएंट 0, m2 √3 m3। अब आपको एक चीज समझना है कि पैरेलल तो है ही नहीं है, तो राइट एंगल भी नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल वगैरह देखते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ये भी खत्म, इक्विलेटर कैसे होगा, इक्वल एंगल बनना चाहिए, तो ये भी खत्म। डन, मजबूरी वाला आंसर है, बाकी आप दो एंगल निकाल लो, एंगल बिटवीन टू लाइन बन रहा है, कैसे, इन दोनों का एंगल निकाला, √3 - 0/1 प्लस 0, क्यों, तो ये बन गया 60, इन दोनों का निकाला तो भी 60, पर इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला जो आपने नहीं निकाला, अपॉन 1 - 3, तो 2√3 अपॉन, तो कितना आ गया 60 आ रहा है, तो 60 आ रहा है ना, तो इक्विलेटर बन रहा है मतलब, ठीक है। ऑप्टिक्स तो जब होता है जब एक एंगल 90 से ज्यादा होता, नेगेटिव इग्नोर नहीं करते उस समय, अगर ऑप्टिक्स बताना होता। अरे भाई दो एंगल 60-60 आ रहा है ना, तीसरा 60 होगा ही ना, मान लो दो एंगल, सुनो मेरी बात, दो एंगल 30-30 आ रहे हैं, तो अब आप चाहते भी निगेटिव मत करो इग्नोर, पर तीसरा एंगल क्या बोलोगे आप, मान लो दो एंगल 30-30 आए, तो आपने टेन थीटा निकाला, मैं आपको भी बता रहा हूं, ये आएगा -√3, पर इसे आप 60 नहीं लिख सकते अगर ट्राइंगल के टर्म में बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के टर्म में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो यहां पर मेरी मजबूरी है, भले ही मॉड लगाया, पर क्या लिखूंगा 120, पर दो एंगल क्योंकि 60 आ रहे हैं, तो इसलिए तीसरा एंगल बिना निकाले बता सकते हैं 60, तो इक्विलेटर 100% करेक्ट, कंफ्यूज मत हो। और देखो यहां पर M1 M2 में √3 दिख रहा था, तो 60 होने के चांस बढ़ गए और हो भी गया, देखो 60 या 30 हो सकता था, हो गया, हमें इसमें उलझना नहीं पड़ा। ओके, ऐसा ट्राइंगल है, एक का स्लोप 0, एक का √3 और एक का खत्म। अगर ये 60 है और ये 60 तो मजबूरी का मारा ये 60 होगा, पर ये 30 और ये 30 हो तो 120 ही होगा, 60 नहीं लिख सकते इन टर्म ऑफ ट्राइंगल, वैसे हो सकता है। इसके पैरेलल हो तो इसके पैरेलल ये नहीं है, और इंटरसेप्ट का सम 15 हो तो इसमें तो इंटरसेप्ट ही नहीं निकलेगा क्योंकि ओरिजिन से जा रही, तो या तो ये नहीं तो कोई नहीं, तो x/9 y/6, तो इसका सम 15 भी हो रहा है, इसके पैरेलल भी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो नन नहीं। क्लियर, अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इंटरसेप्ट ए और बी दोनों 0 0 होंगे, एलजेब्रिक का मतलब एब्सोल्यूट, ज्यादा उलझना नहीं है, नहीं तो लिख देते नेगेटिव कोऑर्डिनेट वगैरह, इतना नहीं उलझना, फिर ये ओवर थिंकिंग हो जाएगी। डन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस,
2c² अपॉन, नहीं, हाँ 2c² अपॉन, ये सब चीजें पढ़ानी है मुझे, आपको पढ़ाऊंगा अभी। 2c² अपॉन ए बी। अगर ये रोमस बना रहे हैं, चार साइड ऐसी हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स बी वाई माइनस, तो इसके बीच का एरिया होता है, ये आगे फॉर्मूला काम भी आएगा, लिखवा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा ये पूरी चीज। अभी तो आ गया क्वेश्चन तो बता दिया, मेरा एक ऑर्डर है पढ़ाने का, इसलिए बीच के जो क्वेश्चन छूटे वो थ्योरी के बाद समझाऊंगा, पर आ गया है तो इसलिए बता दिया आपको। ये तो हो जाएगा। सेट राइट पूछा, सीधा इसका सम ही कर सकते हो। डन। क्वेश्चन नंबर, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पहला लाइन क्या होगी बताओ? 2x प्लस 3y इक्वल टू लेमडा x अपॉन लेमडा बाय 2, y अपॉन लेमडा बाय 3 इक्वल टू 1। अब उसके आगे कहानी, सच दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस लेमडा बाय 2 लेमडा बाय 3 इक्वल टू 15, 5 लेमडा इक्वल टू 15 इंटू 6, ये 3 टाइम कैंसिल, लेमडा आ गया 18, रख दीजिए। ये क्लियर? ये तो याद रखना अभी, ये तो हो गया ना। ये पूछ रहा ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोला, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ए बोलो, 02, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, एक्स वाई। R3 बटा सा पैरेललोग्राम एबीसी, द फोर्थ वर्टेक्स डी विल बी, बड़ा सिंपल लॉजिक है, डायगोनल का मिड, डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो इसका मिड पॉइंट बोलो कितना, 1/2 कॉमा 1/2, यस और नो? इन दोनों का मिड पॉइंट भी यही होगा, तो x माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 2, 3, सॉरी x की वैल्यू आ गई 3 जो एक ही में है, तो y निकालने का आपने मेहनत नहीं किया, नहीं तो y भी निकाल लेते। डन। चलो अब इस शीट में जो 2 4 5 क्वेश्चन छोड़े हैं वो थियरी के वजह से छोड़े हैं, तो फ्राइडे को उसको समझाऊंगा, तो फ्राइडे की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है फ्राइडे को तो स्ट्रेट लाइन करना ही है, मंडे को भी स्ट्रेट लाइन का ही पेपर डिस्कस होगा, यानी आपको मंडे तक नए टॉपिक पे कोऑर्डिनेट के मूव नहीं करना है। मंडे की क्लास के बाद डिसाइड होगा ट्यूसडे से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर एक आध क्लास और स्ट्रेट लाइन, पर आपके पास अभी मंडे तक कोऑर्डिनेट में केवल स्ट्रेट लाइन तक पढ़ने का स्कोप है। इससे ये पता चलता है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 5 दिन कंफर्म है कि आपका अगला टॉपिक कोऑर्डिनेट में नहीं हो रहा है स्टार्ट, तो इस बात का दिमाग में रखिए।